मैं पंकज यादव, सहायक आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, राजसमंद से आप सभी चित्रकला के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में कहा था कि अगला जो आने वाला अध्याय है वह जैन चित्रकला है। जैन चित्रकला से मतलब जैन धर्म की चित्रकला से कह सकते हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि अब हम पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था बाघ गुफा, अजंता गुफा के चित्रों के। वो जो चित्र थे वो लगभग 100-200 ईसा पूर्व से लेकर 6ठी सदी ईस्वी तक के थे, और वो सभी चित्र दीवारों पर बने हुए थे। परंतु अब की जो चित्रकला है यह दीवारों पर नहीं बने हैं चित्र, यह चित्र कपड़े पर, पोथियों पर, कागज़ पर बने हैं, ताड़पत्र पर बने हैं। तो पहले चित्र का जो धरातल था वह बहुत बड़ा था, और बड़े होने के कारण उनके आकार बड़े थे, सभी चीज़ें विशाल थी, और उनमें किसी भी आकृति का अंकन करना आसान हो जाता था क्योंकि धरातल बड़ा था, जगह ज़्यादा थी। परंतु अब जो है वह है कागज़, और कागज़ अपने प्रारंभिक रूप में है। तो उस समय कागज़ आज की भांति बड़े बड़े सीटें नहीं मिलती थी कि 3x4 फीट की साइज की सीट मिल गई या 1.5x2 की मिल गई, ये आसान नहीं था। तो बहुत ही छोटे छोटे कागज़ थे, या फिर कागज़ के अभाव में जो ग्रंथ लिखे जाते थे वह ताड़पत्र पे भी लिखा जाते थे, और कभी कभी कपड़े पर भी लिखे जाते थे। तो उनका जो था स्थान वह छोटा होता था, उनकी चौड़ाई कम होती थी, इसलिए जो चित्र बनाए जाते थे वह बहुत ही कम स्थान में बनाए जाते थे, और कम स्थान में बनाए जाने के कारण उनका आकार छोटा होने लगा, और इस प्रकार से छोटे आकारों की चित्रकला, लघु चित्रकला की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत हम जैन चित्रकला या इससे पहले की एक और शैली है जिस आपके सिलेबस में नहीं है, पाल शैली, उससे मान सकते हैं। तो ये जो जैन चित्रकला है इसके जो प्रारंभ का काल है यह लगभग 10वीं सदी के आसपास का माना जाता है। पहले क्या था, आज से कुछ समय वर्षों पहले जैन चित्रकला की खोज नहीं हुई थी, इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। कुछ दशकों पूर्व तक, या कह सकते हैं 100 साल पहले तक किसी को पता नहीं था। सब लोग समझते थे कि अजंता बाघ गुफाओं की चित्रकला हुई और कुछ अन्य गुफाओं की चित्रकला हुई, और उसके बाद सीधे हम 16वीं सदी की चित्रकला पर आ जाते हैं। तो ये जो 5वीं सदी से लेकर 6ठी सदी से लेकर 15वीं सदी के मध्य का जो लगभग 1000 साल का समय काल था, लोग समझते थे कि भारत में इस समय कोई चित्रकला हुई नहीं। परंतु जब जैन चित्रों की खोज हुई, जैन चित्रों के बारे में लोगों को पता चला, तो बड़ा ही हर्ष हुआ कि भारत की चित्रकला लुप्त नहीं हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उनका आकार स्वरूप बदल गया था, और उस समय भी यहाँ चित्रकला होती थी। और हमेशा की बात ही यह चित्रकला भी धर्म के प्रचार प्रसार के स्वरूप हुई। और जो जैन धर्म की जैन शैली है, इसकी शुरुआत और इसका विकास जो है वो जैन धर्म के मानने वाले साधु और तीर्थंकरों के द्वारा, अनुयायियों के द्वारा ही किया गया। और ऐसा भी नहीं है कि केवल जैन साधुओं के द्वारा ही किया गया या केवल जैन धर्म के चित्र ही इस शैली में बने हैं। अलग धर्मों के चित्र, मतलब ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म के चित्र भी हमें इसी प्रकार से, इसी शैली में मिलते हैं। तो ये बहुत ही टिपिकल सी, इसमें एक मुश्किल सी स्थिति रही है कि लोग जैन शैली के को लेकर, इसके नामकरण को लेकर काफ़ी मतांतर हैं, मतभेद हैं लोगों में। कोई इसे जैन शैली भी कहता है, कोई गुजरात शैली भी कहता है, कोई अपभ्रंश शैली भी कहता है। तो यह जो शैली थी 10वीं से 15वीं सदी के मध्य हुई,
और यह जो समय काल था 10वीं से 15वीं सदी के बीच का जो काल था, यह काल भारत में अशांति का काल था। अलग अलग विदेशी आक्रमणकारी भारत पर हमला करते थे और जो राजा लोग थे वो सब युद्धों में व्यस्त रहते थे। तो और जो जनता का काल था, बाग चित्रकलाओं का, बाग गुफाओं का काल था, वह शांति का काल था। उसमें ये सब चीज़ें थोड़ी कम थी, बाहरी आक्रमणकर्ता तो बिल्कुल ना थे। तो उस समय एक जो उठापटक हुई समाज में, राजनीति में, उसी के स्वरूप एक नई शैली का उदय हुआ। और इस शैली का जो प्रारंभिक रूप है वह अलोरा की मूर्ति कला में दिखते हैं। अलोरा बहुत ही सुंदर मूर्ति कला का केंद्र है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम बाद में। तो एलोरा की जो मूर्तियां हैं उन्हीं से कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चित्रकला का बदलाव तो उन्हीं मूर्तियों से होने लग गया था। उन मूर्तियों में जिस प्रकार आकारों को बनाया जाता था, लगभग उसी प्रकार के आकारों को भविष्य में जैन अनुयायियों ने अपने चित्रों में बनाया था। क्या गड़बड़ हो गई थी, किस प्रकार के बना रहे थे, तो यहाँ बताया गया है कि उनमें रेखीय विकृतता आ गई थी, रेखाओं में कोणीयता आ गई थी, वो लोच, वो लचक नहीं थी, वो कोमलता नहीं थी जो अजंता में थी। आकारों में अति भंग्यता आ गई थी, आकार ज़्यादा ही मुड़े तुड़े बनते थे, पतली नाक बनती थी, छोटी सी चिबुक, पैनी चिबुक बनती थी, छिन कमर, पतली कमर बनाते थे, विशाल नेत्र होते थे, कई बार नेत्र तो मतलब कि चेहरे से बाहर ही निकले हुए बनाए जाते थे। और इस प्रकार के जो चित्र थे ये ज़्यादातर गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में मिलते थे। केवल ऐसा भी नहीं कह सकते कि केवल गुजरात में मिलते थे, गुजरात के अलावा भी अन्य जगहों पर ये चित्र प्राप्त हुए हैं हमें। उड़ीसा से, बंगाल से, नेपाल से, अवध से, जौनपुर, पंजाब, सब जगह से प्राप्त हुए, यहाँ तक कि नेपाल और बर्मा से भी प्राप्त हुए हैं। पर फिर भी ज़्यादातर जो विकास हुआ है गुजरात के आसपास का क्षेत्र ही रहा है। तो इस शैली की खोज लोगों को पता कैसे चला, पहले तो उसका पता करते हैं, फिर इसके नामकरण को लेकर लोगों में क्या भेद हैं उसके बारे में हम पता करेंगे। तो जैन शैली की खोज के संदर्भ में सबसे पहले सन 1913 में एक बहुत ही विद्वान इतिहासकार थे जिनका नाम था हरमन ग्वेट्स। तो हरमन ग्वेट्स का उन्होंने एक लेख लिखा, उस लेख से उनको एक बर्लिन संग्रहालय में उनको एक कल्पसूत्र मिली और उस कल्पसूत्र के चित्रण विधान को उन्होंने रेखांकित करते हुए बताया कि एक अलग प्रकार के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। आप कहेंगे यहाँ का चित्र बर्लिन में 1913 में संभव है? जो विदेशी आक्रांता थे, अंग्रेज थे, इंग्लैंड के थे, पुर्तगाल के थे, ये सभी हमारी कला धरोहरों को यहाँ से उठा कर अपने देश ले गए थे और वहाँ उन्होंने अपने म्यूजियम में इनको सुरक्षित रखवा दिया था। अपना जो कला कोष है इन्होंने वहाँ के म्यूजियमों का भारत की चित्रों को चुरा कर या यहाँ से उठाकर भरा था। तो इसी कारण इन्होंने बर्लिन संग्रहालय का जिक्र किया है। सन 1913 के बाद सन 1924 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े इतिहासकार, कला के ज्ञाता, इन्होंने बर्लिन म्यूजियम में रखी हुई एक कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति इनको प्राप्त हुई। कल्पसूत्र एक प्रकार का पटचित्र है जो कि कपड़े पर बना हुआ चित्र है और ग्रंथ है, मतलब चित्रित ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है। तो उसकी एक चित्रित प्रति इन्हें प्राप्त हुई और इन्होंने कहा कि यह गुजरात से प्राप्त होती है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त होती है, तो ज़रूर इसके बारे में कुछ और खोज की जानी चाहिए। यह थोड़ी अलग प्रकार की कला है जो इससे पहले कभी 1924 से पहले कभी किसी भी इतिहासकार के सामने नहीं आई। तो एक बार फिर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि भाई कोई नई नवीन कला है जो हमें पता नहीं है, तो लोगों ने रिसर्च करनी शुरू करी, खोजबीन शुरुआत करी। तो कुछ कला इतिहासकार थे
जिनमें NC मेहता, नाना लाल चमनलाल मेहता जी का नाम है, अजीत घोष है, डॉक्टर पर्सी ब्राउन हैं। उन्होंने अपने लेख और शोध अध्ययनों से इस शैली को एक नया विस्तार दिया, इस शैली की नई व्याख्या करी, इस शैली के बारे में लोगों को बताना प्रारंभ किया, उनके बारे में लेख छापने शुरू किए। उनके बाद और भी कला इतिहासकार आए, जिनमें डॉक्टर O.C. गांगुली हैं, मोती चंद्र खजांची हैं, राय कृष्ण दास बहुत बड़ा नाम है, कार्ल खंडालवाला हैं। इन्होंने सभी विद्वानों ने भी लेखों और पुस्तकों से इस शैली को इतिहास में एक उचित स्थान दिलवाया। मतलब ऐसा नहीं कि एक छोटी सी शैली थी, एक छोटे से समय काल के लिए थी, ऐसा नहीं। इन्होंने बताया कि बहुत लंबे समय तक भारत की चित्रकला के पटल पर इसने राज किया है और एक बहुत शानदार कला शैली है और ये बिल्कुल अलग और बिल्कुल नई कला शैली है। तो इसको एक कला इतिहास में उचित स्थान उन्होंने दिलवाया। ये सारा काम उन लोगों ने किया, बहुत मेहनत का काम है, बहुत लंबे बार इन्होंने लेख लिखे, अलग अलग जगह इन्होंने लेख लिखे, परंतु फिर भी इसके नामकरण को लेकर मतभेद सब में रहे। हर इतिहासकार का अपना मानना था, उसकी अलग अलग धारणाएं थीं, उसके अलग अलग प्रमाण उन्होंने दिए, तो सभी ने अलग अलग प्रमाण दिए। सबसे अनोखा प्रमाण, सबसे अलग प्रमाण डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि इसे पश्चिमी भारतीय शैली कहा जाए। क्यों कहा जाए? क्योंकि ये पश्चिमी भारत मतलब कि राजस्थान वाले इलाके में, गुजरात वाले इलाके में मिले हैं इसके चित्र, तो शायद ये उसी क्षेत्र में पली बड़ी विकसित हुई है, तो इसे पश्चिमी भारतीय शैली कहा दिया जाए। अगर हम इसको राजस्थानी कह दें तो केवल एक क्षेत्र की हो जाए, गुजराती कह दें तो केवल एक क्षेत्र की हो जाए, पश्चिमी भारतीय की कह दी तो पूरा पश्चिम भारत की कला हो गई है। तो इस प्रकार उन्होंने इसको तर्क से समझाया। और ऐसा ही एक पहले एक 7वीं सदी में एक लामा तारानाथ नाम के एक तिब्बती यात्री थे। उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा है कि पश्चिमी भारत में एक चित्रकला चली आ रही है जो बहुत ही अच्छी है, दर्शनीय है। तो उसी का उल्लेख इन्होंने अपने इस तथ्य के समर्थन में किया और इसलिए इन्होंने इसे पश्चिमी भारतीय शैली के रूप में नामकरण इसका कर दिया।